जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 वाला जो पेपर हुआ था 2021 का, और ये कौन सी शिफ्ट में हुआ था ये मतलब प्री वाला जो पेपर है सीएचएसएल का, वो तीसरी शिफ्ट, ये तीसरी शिफ्ट देखो ये लिखा हुआ है यहाँ। ये मैंने बिल्कुल उस साइट पे से डाउनलोड किया है आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, और ये बिल्कुल साइट पे से लिया गया क्वेश्चन है। और 30/5/2022 को ये पेपर हुआ था। यानी देखो जो सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई थी 2021 वाली, उनका पेपर मई 2022 में ये पेपर हुआ है। ठीक है, तो इस पेपर को इसलिए मैंने रखा कि अभी जैसे एसएससी जीडी का पेपर है, एसएससी जीडी और सीजीएल और आपका सीएचएसएल। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, केवल कि ये 10th क्लास के 12th क्लास के बेसिस पे आता है, ये ग्रेजुएशन की बेसिस पे आता है, और ये आपका 10th लेवल का आता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एसएससी का जो पेपर सेट करने का जो माइंड सेट है, उसके लिए मैंने इसको रिसेंटली रखा है, क्योंकि सब बच्चों का पेपर नियर बाई है और हमने जो एसएससी की टेस्ट सीरीज को सोल्व करने का जो जिम्मा अपने ऊपर लिया, इसका जीएस वाला पार्ट जो है, जनरल साइंस का जो पार्ट है जीएस, इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप लोग तब तक बने रहिए और देखिए कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से था। तो देख लेते हैं, मैंने आयोग की साइट पे से, और ये पेपर एकदम ओरिजिनल वाला पेपर है। देखो, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसका जीएस का जो पहला क्वेश्चन है वो, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से खालिस्तान के द्वारा पायलट आधार पर, एक पायलट प्रोजेक्ट सुना है ना आपने, पायलट प्रोजेक्ट आधार पर खालिस्तान में शुरू किया गया। देखो, एसएससी ने अपने पेपर का ट्रेंड इस प्रकार से सेट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि औपचारिक रूप से खालिस्तान के द्वारा, यानी जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड जिसे बोलते हैं, नाबार्ड 1992 में स्टार्ट किया था। ठीक है, 1992 में शुरू किया था को सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। ये मैंने बिल्कुल साइट पे से ही लिया, साइट नहीं, जो आयोग ने इसका आंसर दिया बिल्कुल वही आपके सामने लेकर आए हूँ इस बार में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो सके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्म उल्लाह खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं? जो बिस्म उल्लाह खां हैं वो किस वाद्य यंत्र को, ये ना शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं, शहनाई को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये तीसरे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो ये बड़े गुलाम अली खां हैं, इनको तानसेन, ये 20वीं सदी के तानसेन दोस्तों, जो तानसेन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि 20वीं सदी में इन्होंने तानसेन की तरह ही संगीत के मामले में काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी, बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की 20वीं सदी में, और ये तानसेन की तरह ही विख्यात हुए थे, तो इसलिए इन्हें 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका जीव विज्ञान में, यहाँ देखो ध्यान से, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं। तो दोस्तों ये है केंद्रक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस इसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स है, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, या आत्महत्या की थैली होती है, आत्महत्या की थैली, और ये होता है पावर हाउस। ठीक है ना, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को जितना आप पढ़ के जाते हैं ना, उतना तो एग्जामिनर क्वेश्चन ही पूछ देता है। देखो, जितनी बात आपने पढ़ी हो ना, तो उसी में ही पूछ दी, और आंसर क्या है इसका, छोटा सा केंद्रक। तो जो 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस वाली है बायोलॉजी,
NCERT। मैं बार बार इसीलिए इसको रख रहा हूँ क्योंकि जितना भी विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा इस NCERT में मिलेंगे आपको डायरेक्ट दोस्तों, तो इसीलिए मैं से बार बार रख रहा हूँ। 10th क्लास वाली जो NCERT है साइंस की, उसको पढ़ लेना है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संतुलित आहार में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है सिवाय एक के, किसके? देखो, जो संतुलित आहार होता है उसमें हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, लेकिन एक पहलू ऐसा है इनमें से जो ये नीचे ऑप्शन दिए हैं ये जिसका ध्यान नहीं रखा जाता, तो उस एक पहलू की पहचान करें। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। संतुलित आहार तभी हो जब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। दूसरा, स्वस्थ चित्त को बढ़ावा देते हैं। स्वस्थ चित्त को बढ़ावा देते हैं, देखो जो स्वस्थ जो है वो चित्त को बढ़ावा देते हैं, इसका संतुलित आहार से क्या ध्यान रखा जाएगा, आप ही आइडिया लगाओ। अच्छा, पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल किया जाता है। हाँ, संतुलित आहार तभी होगा, संतुलित शब्द समझ लो ना, बैलेंस्ड जो, तो संतुलित जब पोषक तत्वों को सही अनुपात में रखा जाएगा तभी तो संतुलित होगा। सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार होते हैं। सभी जो पोषक तत्व हैं वो RDA के अनुसार होते हैं। आप गूगल करके RDA सर्च कर लेना, RDA, ठीक है। कितनी जगह यही पूछ लेगा कि RDA क्या होता है, RDA की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। तो आप इसे गूगल कर लेना इस RDA को। बाकी इसका आंसर 2 है, यहाँ आप पूरा फोकस करके ध्यान से देख लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, इसको ऐसे में सेट कर दिया है। देखो दोस्तों, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में भारत दूरदर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें कलाकारों के एक समूह द्वारा बनाए गए देश भर के प्रमुख स्मारकों की प्रतिकृतियां हैं। देखो दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि ये न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहा था 2021 दिसंबर के टाइम, जब इन्होंने अमित शाह जी ने, जो अमित शाह के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था भारत दर्शन पार्क का। कितने एग्जाम में तो ये पूछ लेगा भारत दर्शन पार्क कहाँ है, निम्न में से भारत दर्शन पार्क कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में, 2-4 सिटी के नाम ले देगा, आप वहीं ट्रैप हो जाओगे। ये दिल्ली में है, यानी जितना आप याद करके जाते हो ना कि दूरदर्शन पार्क कहाँ है भाई, दिल्ली में। यूट्यूब पे और भी टीचर याद करवाते हैं ना ऐसा, तो ये तो इतना तो आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन किसने उद्घाटन किया? अमित शाह जी ने उद्घाटन किया। ये आपके गृह मंत्री हैं। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण जी जो है आपके वो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पेट्रोलियम मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी जो है वो कपड़ा उद्योग मंत्री, कुछ ऐसी थी, चेंज होगी वो पता नहीं, आप देख लेना। क्वेश्चन बनाए, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? केवल वैद्युत दाब के अंतर होने पर, जब वैद्युत दाब का अंतर होता है तब गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब वैद्युत दाब का अंतर होता है, वैद्युत दाब के अंतर के कारण ही वो गति करते हैं, उसके प्रेशर के कारण गति करते हैं, ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाने पर भी गति नहीं करेंगे वो। वैद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, जब वैद्युत दाब में अंतर होगा ना तभी गति करेंगे वो। जब अंतर नहीं होगा कोई गति नहीं करेंगे, फिर बैलेंस हो जाएगा वो। फिर क्या गति करेंगे? जब अंतर होगा, प्रेशर होगा, तभी तो प्रेशर होना पुश करेगा, धकेलेगा, तो तब वो गति करना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये यहाँ देखो, यहाँ ये रहा। भारत के किस राज्य ने जून 2021 में कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? आशीर्वाद योजना, जो कोविड-19 में योजनाएं शुरू की गई हैं, उन योजनाओं से बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओडिशा एक ऐसा राज्य था जिसने अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की थी अनाथों के लिए। ओडिशा एक ऐसा राज्य था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? जो भूरे शैवाल होते हैं उनमें भोजन का जो भंडारण है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखो इन्होंने कहा था भूरे शैवालों में भोजन का भंडारण, भूरे शैवालों में भोजन का भंडारण है ना वो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। लेकिन इन्होंने पूरा इसमें क्या लिखा है? जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लैमिनेरियन या मैनिटोल
के रूप में हो सकता है। देखो किस रूप में हो सकता है ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप ये दो आंसर बना लेंगे। लेकिन यदि इसका डायरेक्ट आंसर था तो ये भी जटिल कार्बोहाइड्रेट ही इसका आंसर था, लेकिन इन्होंने फिर इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया इसी ऑप्शन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना। संगीत अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? ये 1952 में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है 1952 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? डायरेक्ट यही पूछ लेगा, हर किसी को पता होगा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। लेकिन ये क्वेश्चन को घुमा के क्या बोलता है कि श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की आत्मकथा। अच्छा, जितने पेपर हमने सोल्व किए हैं एसएससी के, आपने एक बात तो पाई होगी, हमने सीजीएल का भी सोल्व किया, जीडी का तो अभी खैर शायद सोल्व नहीं किया, सीएचएसएल का भी किया, एमटीएस का भी कर लिया, तो उसमें एक पुस्तक जरूर पूछ रहा है। लेकिन यहाँ ये अलग उपन्यासकार वाली पूछ दी खुशवंत सिंह की, तो इसमें जो इसकी आत्मकथा ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये किसकी पुस्तक है? ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, और एक माई स्टोरी, माई ऑटोबायोग्राफी, माई कन्फेक्शन, इन नाम से इसकी कोई भी उपन्यासकार नहीं था। इसका उपन्यासकार ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस के नाम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी एक खालिस्तान नृत्यांगना थी। मतलब कहाँ की? भारतनाट्यम नृत्यांगना थी। अच्छा, भारतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी तो मणिपुर का है, कथक और कथकली। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है, और कथकली केरल का है, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ये शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, मैंने कल भी जो एक वीडियो हमारी पब्लिश हुई थी उसमें बोला था आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये पूछ रहा है कि 1957 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी जी हैं, वो एक कौन सी नृत्यांगना थी? वो भारतनाट्यम नृत्यांगना थी। ठीक है, तो भारतनाट्यम नृत्यांगना थी वे। और इसके साथ में मैंने आपको बता दिया कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का, और मणिपुरी तो मणिपुर का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के खालिस्तान वादक थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक तबला वादक थे, ये तबला वादक। अच्छा, आपने इस पेपर में एक बात नोट की है ना, संगीत से रिलेटेड कम से कम 4 क्वेश्चन अब तक आ गए। हमने 14 क्वेश्चन सोल्व किए, 14 में से 4 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन भी संगीत से रिलेटेड थे, कौन क्या बजा रहा है, और ये भी संगीत से, ये भी संगीत से। और एक संगीत अकादमी, जो संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में, जो भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 1952। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? तो ये आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाता है दोस्तों। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यानी संगीत एसएससी के लिए, स्पेशल सीएचएसएल के लिए संगीत कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस पेपर को देखें, ध्यान में देखें तो। लेकिन फिर भी आपको एक ही टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा अपराध हुए? तो वो महाराष्ट्र है, जो वर्ध लोगों के साथ, यानी वह सीनियर सिटीजनों के साथ जो अपराध ज़्यादा देखे गए हैं। किसकी रिकॉर्ड? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें महाराष्ट्र का स्थान पहले नंबर पर था। ठीक है, अच्छा
मुझे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाने की वजह से मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, कि और ज़्यादा गहराई से एक्सप्लेन करूँ। वरना जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है अभी जो रिसेंटली आई होगी, उस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छे से देख के जब एग्ज़ाम देना चाहिए। CGL में क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा, और SSC GD में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये सब करना चाहिए। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर, संसद का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता? लगातार 6 महीने। क्या बताया? कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक, यानी किस अवधि तक संसद के किसी भी सदन का देखो, मान लिया किसी को मंत्री, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल सिंपल इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। जैसे मान लिया कोई मंत्री बना दिया भाई, सपोज करो उसने कहीं चुनाव नहीं लड़ा और प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि भाई ये केशव प्रसाद मौर्य है, ये चुनाव में हार तो गया इसे, पर लेकिन मंत्री बनाओ भाई इसे। कौन सा? उप मुख्यमंत्री बना दिया इसे, लेकिन चुनाव में तो कहीं जीत नहीं रहा था, हार गया था। अब इसे 6 महीने के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करना, अपना विश्वास मत सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा, लोगों का मत सिद्ध करना पड़ेगा इसको, तो इसलिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फिर द प्राइवेट लाइफ ऑफ द इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ द इंडियन प्रिंस के शीर्ष उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो इसके ये लेखक है ना, तो ये है मुकुल राज आनंद, मुकुल राज आनंद। दोस्तों SSC का अगला एग्जाम देने के लिए हमें एक बात देखना चाहिए कि RK नारायण के एक दो इम्पोर्टेंट उपन्यास होंगे, अरविंद अडिग के 1-2 इम्पोर्टेंट उपन्यास होंगे, स्किन बॉन्ड के होंगे, इनके 1-1, 2-2, 4-4 उपन्यास हमें याद कर लेने चाहिए, और मुल्क राज आनंद के और ज़्यादा याद कर लेना चाहिए, ताकि जब एक बात, एग्जामिनर के माइंड में ऐसा क्या आया होगा कि इन ऑप्शनों को सेट करता है वो, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हो सके वो अगले पेपर में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रख दे दोस्तों। समझ रहे हो ना? ऐसा भी तो रख सकता है, निम्न में से ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसके लेखक अरविंद अडिग रहे हैं, या स्किन बॉन्ड रहे हैं, या RK नारायण रहे हैं, ऐसा भी तो पूछ सकता है। या उस उपन्यास का नाम लेके इसी टाइप से इनमें से ऑप्शन देके भी पूछ लेगा अगले पेपर में। तो इस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ों को पूरा ध्यान दे सकें और तब जाके क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे बहुत ध्यान से और जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती एक संस्था है? ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय नहीं इसका आंसर हो सकता, और शिक्षा मंत्रालय तो खैर हो ही नहीं सकता, और गृह मंत्रालय नहीं हो सकता, लेकिन संस्कृति मंत्रालय, संगीत कला जो हमारी होती है संस्कृति को डिनोट करती हैं दोस्तों। ठीक है, जो संगीत वगैरह ये हमारी संस्कृति को डिनोट करते हैं, और जो हमारे ये क्या नाम आपके जो धरोहर, जैसे मान लिया चित्रकला होती है, ये कला प्रकार के जो पर्यटन मंत्रालय में अंडर में आता है। ठीक है, तो ये आपका जो किस मंत्रालय, ये आपको ध्यान से पढ़ देना है। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में ट्रैप हो सकते थे आप, लेकिन संगीत नाटक अकादमी जो है वो आपकी संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद होप का उपयोग किया जाता है? तो हाई जंप, ट्रिपल जंप, बॉन्ड जंप, भाला फेंक। तो इसने क्या कहा? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। जो लोग आप खेल कूद ज़्यादा देखते हैं वो इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, जबकि इसका आंसर है ट्रिपल जो जंप होता है, ट्रिपल जंप में होप का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको कई क्वेश्चन हो जाने की सीख मिलेगी। नींबू के रस में खाली स्थान होता है, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है, जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिसे तरल में सनसाइहाइट हट और बुलबुले बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये है साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और एक साइट्रिक अम्ल पूछने की कितनी बड़ी रामायण ये लिख रहे हैं, देख लो। ये बिल्कुल जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है ना, उस केमिस्ट्री में से एक बिल्कुल लाइन उठा दी, वहीं से उठा कर रख दिया। इसी में से जो अमल क्षार वाला, वो लेसन नंबर 7 है शायद, अमल क्षार, पता नहीं कोई सा लेसन होगा, उसी लेसन में से उठा कर रख दी डायरेक्ट एक लाइन ये। ठीक है दोस्तों, तो टार्टरिक अम्ल जो है,
टाटरी कमल कहाँ पाया जाता है, फार्मिक एसिड जो चींटी काटते हैं, चींटी बिच्छू, चींटी जो ये चींटी काटती हैं उनके डंक में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया। एसिटिक अम्ल, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। मैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए मैं लिख के दे देता हूँ, जिस दिन पेपर होगा मिल लेना इस वीडियो को लेकर मेरे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करता है ये किसकी, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय, देखिए कि उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए, पूरा एक पेपर एक ही बात के ऊपर रख दिया इसने। तो ये है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर जो है वो भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। अच्छा, द इलिस्ट हैप्पीनेस ऑफ द पीपल किसने लिखा है, गूगल कर लेना आप, क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है दोस्तों, उस वजह से मैं अभी बड़ी वीडियो लेकर नहीं आना चाहता और आपको भरपूर कंटेंट देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पूरी बड़ी वीडियो ना हो, आप थोड़ा काम आप भी करें। 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे यदि आप थोड़ा सा गूगल करेंगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और तब जाके मैं देखो, जिस दिन मैंने यूपी SSS फॉरेस्ट गार्ड का पेपर सोल्व किया था, मैंने ऐसे ही बोला था उस वीडियो में भी, यूट्यूब पर है जाके आप देखना कि ये यूपी SSS के जितने भी पेपर होंगे, अब पैट होगा, लेखपाल होगा, वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, मैंने ये बात कही थी और वहाँ से क्वेश्चन मिले डायरेक्ट। आप देखना सारे उठा के, कई क्वेश्चन मिले हैं डायरेक्ट, डिक्टो क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। अच्छा, जब डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप मेरे पे विश्वास करिए और जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से आप सॉल्यूशन करना सीखिए प्लीज़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना, ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो 1954 में हुई थी। और संगीत कला जो अकादमी है उसकी कब हुई थी, वो 1952 में हुई थी। दोनों बात पूछ ली हैं और दोनों बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करना है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित। विटामिन ए, अच्छा विटामिन ए आपको पता है ना कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, आम में भी विटामिन ए और पपीते में भी पाया जाता है, लेकिन गाजर से ये हो जाता है तो इसका पहले का पहला मिला लो। विटामिन बी ब्रेड से आप कर लोगे, विटामिन बी ब्रेड में पाया जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ब्रेड होता है ब्रेड के अंदर विटामिन बी ही पाया जाता है। साबुत अनाज की ब्रेड होगी क्योंकि ब्रेड अनाज की बनती है ना, और मेवा, यानी मेवा तो मुझे पता नहीं था लेकिन ब्रेड शब्द से मैं समझ गया कि विटामिन बी ब्रेड में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी खट्टे फल, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, हरी मिर्च लाल मिर्च का कोई मतलब नहीं है, खट्टे फल पढ़ लो, उसी से विटामिन सी आपका सी पे मिल गया। अच्छा, विटामिन डी अंडे की जर्दी हर किसी को पता है, सोया उत्पाद तो अलग बात है, लेकिन अंडे की जो जर्दी है, अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा, तो इसका आंसर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, और यही आंसर इन्होंने लगाया है। आप देख लो यहाँ यही वाला आंसर इन्होंने लगाया है, ये रहा। यहाँ देखो आप ध्यान से इसको, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, इस प्रकार से। बाकी ये भी ना मिला हो तो वहाँ तो हमें दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 23 को देखने का प्रयास करते हैं प्यारे मित्र। देखो क्वेश्चन क्या क्या था, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा। किसी बल्लेबाज को खालिस्तान तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है, यानी जो बल्लेबाज होते हैं उनको कितने प्रकार से आउट माना जा सकता है, तो 10 प्रकार से आउट माना जा सकता है। एलपीडब्ल्यू हो गया, और लेग पिच स्टंप विकेट होता है, नहीं लेग पिच विकेट, हाँ, और डायरेक्ट आउट हो जाता है। यानी ऐसे टाइप 10 प्रकार के टाइप हैं जो बल्लेबाज को आउट माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को खालिस्तान कहा जाता है। देखो, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियाँ हैं ना, इन घाटियों को दून घाटी कहा जाता है। देहरादून सुना आपने, देहरादून, वो इसी वजह से तो देहरादून है, वहाँ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ही तो पड़ती हैं वे घाटियाँ। तो जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियाँ उनको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। तराई के मैदान क्या होते हैं, तराई क्षेत्र और डुआर क्षेत्र और टिहरी क्षेत्र। टिहरी बांध सुना है आपने, ये यहाँ से भी आप इनको रिलेट कर सकते हो। इसका आंसर दून है, तीसरे वाला, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की पहाड़ियाँ हैं।
इन घाटियों को बोला जाता है। अच्छा, आप एक बात ध्यान करना कि ये मैं जो ज्योग्राफी की क्लास कराऊंगा, ज्योग्राफी की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। वहाँ आप देख लेना, छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ तब आप देख लेना इसको। यहाँ तो इतना पॉसिबल नहीं, बड़ी वीडियो बन जाती है। दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है दोस्तों। फिर बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आएंगे जब ज़्यादा व्यूज आने लगेंगे हमारी वीडियो पर। बाय दोस्तों, थैंक यू।